हेलो दोस्तों, बॉलीवुड विशाल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में आई 2024 की फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मूवी का फर्स्ट पार्ट हसीन दिलरुबा मैं इस चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम रानी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रही होती है। रानी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर से कहती है, सर मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरे हस्बैंड मुझे मार डालेंगे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें 2 महीना पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां टीवी पर ये न्यूज आ रही होती है कि आगरा के नदियों में मचाया मगरमच्छ ने आतंक। इसके दूसरी तरफ हमें अभिमन्यु नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो एक कंपाउंडर होता है। वो एक पेशेंट का चेकअप करने के लिए आया था और उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए आया था। तभी बदकिस्मती से इनकी मुलाकात रानी से हो जाती है, जिसका खामियाजा इन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। इस लाइन का ये तात्पर्य आपको बाद में पता चलेगा। खैर वापस इस सीन में आते हैं जहां इन दोनों का मुलाकात होता है। अभिमन्यु रानी को देखता ही रह जाता है। इसके बाद रानी पार्लर के लिए निकल जाती है, पर पार्लर का कुछ सामान वहीं छोड़ जाती है। अभिमन्यु ये देख वो सामान वहां से उठाता है और रानी के पीछे भागने लगता है। यहाँ पहुंचने के बाद अभिमन्यु रानी से कहता है, आपने ये पुतले घर पर ही छोड़ दिए थे, आपकी आंटी ने कहा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पर रानी कहती है, सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये सुन अभिमन्यु कहता है, सॉरी बोलकर हमें शर्मिंदा ना करें। इसके बाद रानी अपने पार्लर के कामों में बिजी हो जाती है, पर अभिमन्यु वही पार्लर के बाहर रानी का वेट करता है। इसके थोड़ी देर बाद रानी की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है। ये देख रानी पार्लर से बाहर आकर अभिमन्यु से मिलती है और उससे पूछती है, आप अभी तक यहीं हैं? दरअसल रानी ने ही अभिमन्यु को वेट करने को कहा था, पर रानी काम में इतनी बिजी हो जाती है जिस वजह से उसे याद नहीं रहता। अभिमन्यु रानी से कहता है, आपने ही हमें वेट करने को कहा था। ये सुनने के बाद रानी अभिमन्यु को कहता है, सॉरी, आपको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। यहाँ दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ एंट्री होती है रिशु की, जो अब रवि बनकर घूम रहा है। दरअसल पिछली घटना के बाद पुलिस अभी भी रिशु की तलाश कर रहा होता है। वहाँ रानी रिशु को देखते ही रह जाती है। यहाँ अभिमन्यु रानी को मूवी चलने के लिए ऑफर करता है, पर रानी का ध्यान रिशु के ऊपर रहता है और वो हाँ बोल देती है। ये सुन अभिमन्यु कहता है, रानी जी, फ्राइडे को आपका इंतजार रहेगा। इसके अगले सीन में हम रवि को देखते हैं जो कुछ पैसे कमाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है और थाईलैंड जाने के लिए कुछ पैसे कमाता है। दूसरी तरफ रानी भी पार्लर से कुछ पैसे इकट्ठा करती है। दरअसल नील के मर्डर के बाद पूरी पुलिस डिपार्टमेंट रिशु को ढूंढने लगी थी, जिस वजह से रिशु रानी के साथ खुलकर नहीं जी पा रहा था। इस शहर में रिशु के लिए खतरा भी काफी बढ़ चुका था, इसलिए रिशु गुड्डू के नाम का ट्रैवल एजेंट बंदे के पास जाता है और उसे कुछ एडवांस पैसे देकर थाईलैंड जाने के लिए पासपोर्ट बनवाता है। गुड्डू रिशु से कहता है, 1 हफ्ते में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम रिशु के मकान मालिक पूनम को देखते हैं, जो पैरों से अपाहिज थी और कैरेक्टर से ढीली। पूनम को रिशु की क्रिमिनल हिस्ट्री पता नहीं होती है, जिस वजह से वो हर वक्त आती जाती रिशु से चिपकने की कोशिश करती है। इसके थोड़ी देर बाद रिशु रानी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, पर दोनों एक दूसरे से दूर बैठता है। रिशु रानी से कहता है, ट्रैवल एजेंट से बात हो चुकी है, 1 हफ्ते में हम दोनों का पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। ये सुन रानी रिशु से कहती है, आज मेरे घर पर कोई नहीं है और ये मौका बार बार नहीं आता। रिशु कहता है, तुम्हारा उस आशिक का क्या होगा जिसे तुम उस बारिश से बचा रही थी? इस पर रानी कहती है, वो बस एक आशिक है, उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। इसके बाद हम अभिमन्यु को देखते हैं जो सिनेमा थिएटर के बाहर रानी का वेट कर रहा होता है। यहाँ सुबह से शाम हो जाती है पर रानी यहाँ नहीं आती। दरअसल रानी तो रिशु के साथ मजे कर रही होती है। इसके बाद अभिमन्यु रानी के घर जाता है। यहाँ रानी अभिमन्यु को देख काफी बुरा फील करती है और उसे सॉरी बोलती है, पर अभिमन्यु रानी से कहता है, आप मुझे सॉरी मत बोलो, मैं अगले फ्राइडे फिर आपका इंतजार करूंगा। ये सुन रानी मान जाती है और हाँ कर देती है। इसके अगले सीन में रिशु रानी को मार्केट बुलाता है और थोड़ी दूरी बनाकर रानी रिशु से बात करते हुए कहती है, कल तुम्हारी वजह से मैंने अभिमन्यु का दिल दुखा दिया। बेचारा वो सिर्फ मेरे साथ मूवी जाना चाहता था, पर तुमको मजे देने के चक्कर में उसे हर्ट कर दिया। ये सुन रिशु मुस्कुराने लगता है। इसके ठीक थोड़ी देर बाद एक चोर रानी का पर्स चुरा कर भागने लगता है। रिशु ये देख उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसे देख रिशु वहां से भाग जाता है और यहाँ हम पुलिस की गाड़ी में किशोर को देखते हैं।
इसके बाद किशोर उस बैग को चेक करता है जिसमें रानी का एड्रेस पता है। ये देख किशोर तुरंत रानी के घर पहुंच जाता है और रानी को पर्स देते हुए कहता है, रानी जी आपकी दिनेश पंडित का पोल खुल गया है, अब ये नाटक करना बंद कर दो। दरअसल किशोर को मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंडिंग से ही पता लग गया था कि रिशु जिंदा है और उसी ने नील का मर्डर किया था। इसके बाद हर जगह हर घड़ी इंस्पेक्टर किशोर रानी के ऊपर नजर रखने लगा था। ये सब देख रानी को घबराहट होने लगती है और रानी छुपकर रिशु को कॉल करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर किशोर वापस आ चुके हैं, वो मेरे ऊपर 24 घंटे निगरानी रखे हुए हैं, तुम अभी अंडरग्राउंड ही रहना। ये सुन रिशु रानी से कहता है, तुम्हें वो लोग फिर से परेशान करेंगे पर तुम अपना मुंह मत खोलना, बस कुछ दिनों की बात है, इसके बाद हम दोनों थाईलैंड में होंगे। ये सुन रानी को थोड़ा हिम्मत मिलता है। इसके अगले दिन किशोर रानी को इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने बुलाता है। रानी थाने आने के बाद इंस्पेक्टर किशोर से मिलती है। किशोर रानी को इंट्रोगेशन रूम में बिठाता है और उसे एक आखिरी सवाल करते हुए पूछता है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है? इस पर रानी कहती है, आपको तो पता ही होगा किशोर साहब, रिशु जी कब के ऊपर जा चुके हैं। तभी इसी बीच एंट्री होती है सीनियर इंस्पेक्टर मोन्टू की, जो आते ही किशोर से कहता है, अब आप हमारे रिश्तेदार को कितना परेशान करोगे। ये सुन रानी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इंस्पेक्टर मोन्टू रानी से कहता है, आप नील को तो जानते होंगे, जो आपके पति का चचेरा भाई था, जिसके साथ आपने रंगरलियां मनाई थी और फिर बाद में आपने ही उन्हें फंसाकर अपने पति को पट्टी पढ़ाकर उन्हें मरवा दिया। मुझे पता तो सब कुछ है पर पक्के सबूत हाथ ना आने की वजह से तुम लोग बचे हुए हो। ये सुन रानी घबराने लगती है। फिर इंस्पेक्टर मोन्टू रानी से कहता है, मैंने इस केस को अपने मर्जी से अपने हाथों में लिया है, क्योंकि जिसे तुम लोगों ने मारा था वो मेरा भतीजा था, जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब एक आखिरी सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। तुम्हारा फोन चेक करने के बाद एक कॉमन नंबर मिला जिसमें तुम एक दिन में कई बार कॉल करती थी, और मैंने जब वो उस नंबर की हिस्ट्री निकाली तो उसमें हमें एक गुड्डू नाम का ट्रैवल एजेंट कंपनी का पता चला। खैर इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू हो चुकी है, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने रिशु जी को जाकर बोल देना आपकी लंका लगाने मोन्टू चाचा मैदान में उतर चुके हैं। अगले दिन ट्रैवल एजेंट गुड्डू पकड़ा जाता है और सब सच बक देता है। यहाँ इंस्पेक्टर किशोर पूरे शहर में नाकाबंदी लगवा देता है और उस शहर के हर एक घर घर में जाकर रिशु के बारे में पूछता है। तभी किशोर की मुलाकात पूनम से होती है। इंस्पेक्टर किशोर जब रिशु की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं तो पूनम झूठ बोल देती है कि मैंने नहीं देखा साहब, पर रिशु घर के अंदर ही छिपा होता है। किशोर के जाने के बाद पूनम रिशु से कहती है, मैंने तुम्हें अरेस्ट होने से बचाया है, इसके बदले तुम्हें हमें कुछ तो देना होगा। रिशु जानता था कि इसे क्या चाहिए और मजबूरन उसे वो देना पड़ता है। इसके अगले सीन में रिशु चोरी छुपे रानी के घर में घुस जाता है। रानी उसे देख घबरा जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरी शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। इस पर रिशु कहता है, रानी हम दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं, अब हम कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि आज वो ट्रैवल एजेंट भी पकड़ा गया है और हमारे सारे पैसे भी गए। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है और वो है सरेंडर करना, क्योंकि सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो तुम बच सकती हो। ये सुन रानी कहती है, हम दोनों साथ रहने के लिए कितनी सारी हदें पार की है और अब तुम सरेंडर होने की बात कर रहे हो। इसके ठीक थोड़ी देर बाद अभिमन्यु रानी के घर के नीचे आ जाता है। वो उसे लेने के लिए आता है क्योंकि आज फ्राइडे होता है और रानी ने अभिमन्यु को वादा किया था कि मैं अगली बार तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊंगी। ये देख रानी को एक आइडिया आता है और वो रिशु से कहती है, तुम्हारे मोन्टू चाचा को लगता है मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर मैं अभिमन्यु से फेक शादी कर लूँ तो उनका शक मेरे ऊपर से हट जाएगा। ये सुन रिशु अपसेट हो जाता है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रानी आज अभिमन्यु से मिलती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस पर अभिमन्यु कहता है, हाँ रानी जी, काफी दिनों से मैं आपको पसंद कर रहा हूँ पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ये सुन रानी उसे एक और झटका देते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभिमन्यु हंस पड़ता है और कहता है, डायरेक्ट शादी? रानी कहती है, हाँ। इसके अगले दिन रानी रिशु से मिलती है और उसे कहती है, कल मेरी शादी है, तुम जरूर आना। पर यहाँ दोनों का दिल नहीं मान रहा था, पर क्या करे, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इसके अगले दिन अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है और वहाँ रिशु बैंड बाजा वालों के भेष में आ पहुँचता है और दूसरी तरफ किशोर और इंस्पेक्टर मोन्टू भी वहाँ आ जाता है। ये दोनों को ये लगता है कि रानी से मिलने रिशु यहाँ पर जरूर आएगा और वैसा होता भी है। रिशु रानी के करीब नहीं जाता, वो दूर से ही रानी को देख रहा होता है, पर तभी मोन्टू चाचा को रिशु का एक झलक दिखाई देता है। जब पास जाता है तो वो गायब हो जाता है। इसके बाद हम अभिमन्यु और रानी को साथ में देखते हैं। अभिमन्यु रानी के करीब आने की कोशिश करता है पर रानी उसे वहीं रोक देती है और उसे एक ड्रिंक मांगती है। फिर ये दोनों टेरेस पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। रानी अभिमन्यु से पूछती है, आप दिनेश पंडित को जानते हो? अभिमन्यु का जवाब ना होता है। इसके बाद रानी उसे उसके फैमिली
फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर अभिमन्यु कहता है, मैं जब 7 साल का था तब मेरे मम्मी पापा दोनों एक साथ गुजर गए। उसके बाद मेरे परिवार में चाचा चाची और उनके 2 बच्चे थे, पर मैं जब 18 साल का हुआ तो हमारे चाचा चाची और उनके 2 बच्चे एक बीमारी से संक्रमित होकर मर गए। उसके बाद मैं अकेला हो गया और ये कंपाउंडर की नौकरी करने लगा। इसके अगले दिन दोनों खुशी खुशी ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और यहाँ रिशु की पुलिस वालों ने लंका लगा रखी थी। यहाँ रिशु बेचारा छिप छिप कर अपनी जिंदगी काट रहा था। रात होते ही रानी अभिमन्यु के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा होता है और अभिमन्यु बार बार रानी से हार रहा होता है। रानी उससे कहती है, अब बस करो और कितना हारोगे। इस पर अभिमन्यु कहता है, मैं तो बस आपको जीतना चाहता हूँ। इसके अगले दिन पूनम रिशु को ब्लैकमेल करता है, पर तभी रानी उसे देख लेती है और रिशु का भी नजर वहाँ पड़ जाता है। इसके बाद रिशु रानी के पीछे भागता है और उसे समझाते हुए कहता है, जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। पर रानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर रानी काफी ड्रिंक कर लेती है। अभिमन्यु उसे संभालता है और उससे पूछता है कि तुमने क्यों पिया। इस पर रानी कहती है, मैं बस रिशु से प्यार करती हूँ, उसके लिए मैं तुम्हारे जैसे 36 लड़कों से शादी कर सकती हूँ। ये सुन अभिमन्यु को बहुत बड़ा झटका लगता है, पर उस वक्त रानी नशे में होती है, इस वजह से अभिमन्यु कोई रिएक्ट नहीं करता। अगली सुबह अभिमन्यु रानी से कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे रिशु से मिलना है। इसके बाद अभिमन्यु रानी और रिशु एक साथ एक झूले में बैठकर बातें करते हैं। अभिमन्यु रिशु से कहता है, आप दोनों ने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, पर मैं फिर भी आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इस पर रिशु कहता है, हमें यहाँ से काफी दूर थाईलैंड जाना है, पर हमारे पास नहीं पासपोर्ट है और ना ही वीजा। इस पर अभिमन्यु कहता है, वो सब मैं इंतजाम कर दूंगा, पर तब तक के लिए आपको पुलिस वालों से बचना होगा। मैं एक सीक्रेट जगह जानता हूँ जहाँ आप कुछ दिन तक सेफ रहेंगे। इस पर रिशु कहता है, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं। ये सुन अभिमन्यु कहता है, मुझे पता है एक न एक दिन रानी को आपसे भी मन भर जाएगा, उसके बाद तो मेरे पास ही आएगी वो। ये सुन रिशु को समझ आ जाता है कि ये आदमी कोई आम इंसान नहीं, ये बहुत बड़ा गैम्बलर है। इसके बाद अभिमन्यु रिशु को एक पुराना सा क्लिनिक में जगह देता है और उससे कहता है, आप कुछ दिन यहाँ इंतजार करो और मैं आपका पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम करता हूँ। अभिमन्यु के जाने के बाद वहाँ पूनम आती है और दरवाजा नॉक करती है। रिशु ये देख घबरा जाता है और डर डर के दरवाजा खोलता है। पूनम को ये पता नहीं था कि रिशु यहाँ क्या कर रहा है, पर फिर भी वो उससे पूछती है। इस पर रिशु कहता है, तुम पहले अंदर आओ। पूनम अंदर आते ही रिशु से कहती है, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। इसके बाद पूनम रिशु से चिपकने लगती है। मजे लेने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके ठीक थोड़ी देर बाद एक और बंदा वहाँ आता है जिसका नाम लल्लन होता है। इसके बारे में आपको एंड में पता चलेगा। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु वहाँ रिशु के लिए खाना लेकर आता है। रिशु उसे थैंक्स कहती है। इस पर अभिमन्यु कहता है, आप हमें धन्यवाद करके शर्मिंदा कर रहे हैं। रिशु को समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों कहा। अभिमन्यु अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है, मैं जब 7 साल का था तब हमारे माता पिता गुजर गए। उसके बाद मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा, पर हमारे चाचा चाची मुझे हर दिन टॉर्चर करते थे और खूब मारते थे। जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरे घर के पास एक सपेरा आता था और वो सांप का विष निकाल कर एक डब्बे में जमा करता था। मैं ये सब देखता रहता था और एक दिन मैं उस सपेरे को एक ऑफर दिया और उसे कहा, मुझे ये सांप का जहर चाहिए। वो मान गया और मुझे वो जहर दे दिया, जिसके बाद मैं उस जहर को चाचा चाची और उनके 2 बच्चे के खाने में मिला दिया। इसकी थोड़ी देर बाद उन चारों की मौत हो गई। ये सुनने के बाद रिशु को समझ आ जाता है कि ये एक साइको किलर है। इसके बाद अभिमन्यु रिशु से कहता है, आपको तो पता ही होगा आजकल आगरा के नदियों में मछली की जगह मगरमच्छ घूम रहे हैं और मैं आज आपकी रानी को उन्हीं नदियों का सैर कराऊंगा। ये सुनने के बाद रिशु को गुस्सा आता है और वो अभिमन्यु पे हमला कर देता है, पर अभिमन्यु उसे जैसे तैसे फंसा कर वहाँ से निकल जाता है। अभिमन्यु रिशु को बाहर से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु रानी को आगरा की नदियों की सैर करा रहा होता है। तभी अभिमन्यु रानी को एक स्टोरी सुनाता है जो रिशु को सुनाया था। ये सुनने के बाद अब रानी को अभिमन्यु से डर लगने लगता है। अभिमन्यु कहता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमारी मोहब्बत है, डरना तो अब रिशु को चाहिए। इसके बाद अभिमन्यु रानी को अपने घर ले आता है और उसे अपना लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ पर दिनेश पंडित की हजारों क्राइम नॉवल बुक होती है। ये देख रानी को समझ आ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, पर तभी अचानक अभिमन्यु रानी के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से रानी के सर पर चोट आ जाती है और रानी उसी हालत में वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। ये वही सीन
सीन होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर रानी की मुलाकात इंस्पेक्टर मोंटू से होती है। रानी उसे बताते हुए कहती है अभिमन्यु एक साइको है, वो मुझे जान से मारना चाहता है और वो अपने चाचा चाची और उनके 2 बच्चों को भी जान से मारा है। पर तभी इंस्पेक्टर मोंटू को एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है यमुना नदी के किनारे 2 लाश मिली है। ये सुन इंस्पेक्टर मोंटू तुरंत रानी को लेकर वहाँ से निकलता है और घटना स्थल पर पहुँचता है। यहाँ हमें अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की बैसाखी दिखाई देती है। ये देख इंस्पेक्टर मोंटू का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है, जिसके बाद रानी को लॉकअप में बंद करके खूब टॉर्चर किया जाता है। मोंटू एक हवलदार को बोलकर मीडिया में एक न्यूज फैला देता है जिसमें रानी को खूब मार पड़ रही है। ये न्यूज जब रिशु देखता है तब वो एक वीडियो शूट करता है और उसमें कहता है मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। कल शाम को 7 बजे यमुना नदी के पास वाले ब्रिज के ऊपर खड़ा रहूंगा, बस आप एक बार मुझे रानी से मिलवा देना। इस पर मोंटू मान जाता है। इसके अगले दिन पहले उस ब्रिज पर जाकर इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सब कुछ देखने के बाद ओके हो जाता है। थोड़ी देर बाद शाम होती है और यहाँ पे इंस्पेक्टर मोंटू और उसकी पूरी बटालियन पहले से हाजिर होते हैं। वो सारे लोग ब्रिज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। थोड़ी देर बाद रिशु भी वहाँ आ जाता है और ब्रिज के दूसरी साइड खड़ा होता है। इंस्पेक्टर मोंटू रिशु को देख रानी को उसके पास भेजती है। रानी दौड़ कर जाती है और रिशु को गले लगाती है। वो उससे कहती है चलो हम दोनों यहाँ से भाग चले। पर तभी एक बंदा पुलिस वालों के साइड से आने लगता है। इंस्पेक्टर मोंटू और किशोर ये देख कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब उस बंदे पर थोड़ी लाइट पड़ती है तब वो साफ साफ दिखता है कि ये और कोई नहीं अभिमन्यु होता है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर आगे बढ़ रहा है। वो रानी के पास पहुंचते ही उसके ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। ये देख रिशु अभिमन्यु पर हमला कर देता है और दोनों आपस में हाथापाई करने लगते हैं। पर तभी वो गन रानी के हाथ लगते ही अभिमन्यु के ऊपर तान देता है। रानी घबराहट में वहाँ से फिसल जाती है और ब्रिज से लटक जाती है। रिशु ये देख उसका हाथ पकड़ लेता है, पर अभिमन्यु उन दोनों को ब्रिज से फेंकने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद ये एक साथ इस यमुना नदी में गिर जाते हैं। ये देख इंस्पेक्टर मोंटू किशोर से कहता है कल अब ये न्यूज आएगी कि 3 मशहूर आशिक हुए मगरमच्छ के शिकार। पर किशोर का दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि अगली बार भी ये लोग ऐसे ही बचकर निकल गए थे। अगली सुबह किशोर उस नदी को सर्च करवाता है पर कुछ हाथ नहीं आता। इसके बाद किशोर अभिमन्यु के घर पर छानबीन करता है। तब उसे वहाँ पर एक लाइब्रेरी दिखता है जहाँ हजारों की संख्या में दिनेश पंडित के क्राइम नॉवेल्स वहाँ पे पड़े होते हैं। ये देख किशोर का शक और मजबूत हो जाता है और वो इंस्पेक्टर मोंटू को बताता है कि सर मैंने पूरा यमुना नदी को सर्च किया है पर कुछ हाथ नहीं आया। ये सुन मोंटू को भी शक होने लगता है। इसके बाद मोंटू अभिमन्यु के क्लिनिक के पास में एक सीसीटीवी लगा होता है। उसकी जब फुटेज निकाली जाती है तो उसमें हम लल्लन और पूनम को देखते हैं, जो उसके क्लिनिक के अंदर गया तो था पर बाहर नहीं आया। ये देख इंस्पेक्टर मोंटू को समझ आ जाता है कि उस दिन घटना स्थल पर हमें अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की बैसाखी मिली थी। वो बस उन लोगों का एक प्लान था। हम लोगों को गुमराह करके ये लोग फिर से रफ्फू चक्कर हो गए हैं। सच्चाई तो ये है कि अभिमन्यु ने उन दोनों को मार कर जला दिया और जली हुई बॉडी के पास अपना सूटकेस और पूनम की बैसाखी रख दी। इसके बाद इंस्पेक्टर मोंटू अभिमन्यु के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज प्ले करता है, जिसमें हम देखते हैं रिशु और अभिमन्यु एक साथ स्कूटी में बैठकर घर के अंदर इंटर करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ आती है और ठीक उसके 10 मिनट बाद रिशु और अभिमन्यु वहां से निकल जाता है। रानी जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो ये बताती है कि अभिमन्यु मेरे को मार डालेगा। तब ये सुन किशोर वहां जाकर देखता है, तब उसे वहां अभिमन्यु नहीं दिखता, क्योंकि अभिमन्यु और रिशु तो पहले ही वहां से निकल चुके थे। ये सब सुनने के बाद मोंटू के सीनियर ऑफिसर मोंटू से कहता है अब तुम इस केस को बंद करो और नए केस में ध्यान दो। इसके बाद किशोर मोंटू से कहता है सर सच्चाई तो आपको पता चल गया है, वो तीनों अभी भी जिंदा है। अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ अभिमन्यु और रानी एक साथ रह रहा था, पर यहाँ रिशु नहीं दिखता। दरअसल 6 महीने पहले जब अभिमन्यु, रिशु और रानी उस नदी में गिरे थे तब ये लोग तैरकर दूसरी तरफ निकलने लगते हैं, पर तभी रिशु का नकली हाथ निकल जाता है जिस वजह से ब्लड आने लगता है और ये तैरकर आगे नहीं जा पाता। तब वहाँ मगरमच्छ आ जाता है जिसे देख अभिमन्यु और रानी वहाँ से निकल जाते हैं। रानी बाहर आने के बाद खूब रोती है। इसके बाद अभिमन्यु रानी को लेकर दूसरे शहर आ जाता है। यहाँ अभिमन्यु अपना कंपाउंडर की नौकरी करता है और रानी एक स्कूल में टीचर होती है। अभिमन्यु को जो चाहिए था उसे वो मिल चुका था, पर क्लाइमेक्स तो यहाँ से शुरू होती है। इसके अगले दिन रानी जब स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती है और उन बच्चों का होमवर्क बुक चेक करती है, तब उसे उस बुक में रिशु का हिंट मिलता है। ये देख रानी काफी खुश हो जाती है। दरअसल रिशु उस दिन मरा नहीं था, वो मगरमच्छ से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपना प्लास्टिक का नकली
नकली हाथ मगरमच्छ के मुंह में फंसा देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके अगले सीन में हम इंस्पेक्टर मोंटू को देखते हैं जो अपने गाँव में शांति वाला जिंदगी जी रहा था, पर तभी उनके पास एक पार्सल आता है जिसमें एक बुक होता है और ये बुक दिनेश पंडित की थी जिसका टाइटल मगरमच्छ का शिकंजा था। इस बुक के पीछे एक नोट होता है जिसमें लिखा था ये बुक की सिर्फ 3 कॉपी है जिसमें से एक आप भी पढ़ रहे हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद मोंटू को उन लोगों की सारी प्लानिंग समझ आ जाती है, उन लोगों ने कैसे हमें बेवकूफ बनाया। जब रानी अरेस्ट हुई थी तो उसके बाद अभिमन्यु और ऋषु मिलकर प्लान बनाते हैं और उन मगरमच्छ को यमुना नदी से दूर करने के लिए 3-4 दिन पहले से ही नदी के दूसरी तरफ मांस डालने लगते हैं, जिस वजह से सारे मगरमच्छ उस मांस के तरफ अट्रैक्ट होकर नदी के दूसरी तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करके वहां से निकल जाते हैं। बुक खत्म होने के बाद लास्ट पेज में एक और नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि कहानी रोमांचक लगी तो 20 मार्च को तोता मैना पार्क पहुंच जाना शाम 6 बजे। इस नोट की एक कॉपी अभिमन्यु को भी मिलती है। दरअसल ये नोट रानी ने लिखी थी। इसके अगले दिन अभिमन्यु जब वहां पहुंचता है तो उसे वहां रानी दिखती है जो पहाड़ के एज पर खड़ी होती है और ये देख अभिमन्यु उससे कहता है रानी जी आप गिर जाओगे, ऐसा मत करो। पर तभी अभिमन्यु के पीछे इंस्पेक्टर मोंटू भी आ जाते हैं। अभिमन्यु को पता नहीं होता कि उसके पीछे इंस्पेक्टर मोंटू खड़ा है। पर तभी रानी अभिमन्यु से पूछती है तुमने ऋषु को क्यों मारा, मैं तो उससे प्यार करती थी। इस पर अभिमन्यु कहता है हमारे प्यार के बीच में जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पहले मैंने लल्लन और पूनम को ठिकाने लगाया और उसके बाद तुम्हारे आशिक ऋषु को उस मगरमच्छ के हवाले कर दिया। ये सब पीछे खड़े इंस्पेक्टर मोंटू भी सुन रहा होता है। इसके बाद इंस्पेक्टर मोंटू अभिमन्यु को आवाज लगाते हुए कहता है अब तेरी मोहब्बत की प्यास हम मिटाएंगे बेटा। ये सुन अभिमन्यु जैसे ही मोंटू की तरफ देखता है तभी यहाँ रानी मौका देख पहाड़ से कूद जाती है। मोंटू जब आगे आकर नदी की तरफ देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि रानी अब मर चुकी है। इसके बाद इंस्पेक्टर मोंटू अभिमन्यु को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद अभिमन्यु को जब वहाँ से ले जा रहे होते हैं तब अभिमन्यु इंस्पेक्टर मोंटू से मुस्कुराते हुए कहता है क्या हुआ सर, रानी की बॉडी मिली? दरअसल रानी जब उस पहाड़ से कूदती है तो वो सीधे नदी में गिरती है, जिसके बाद वो वहाँ से तैर कर किनारे पर आ जाती है जहाँ पर काफी लोग विसर्जन की उत्साह मना रहे होते हैं। तभी उस विसर्जन के बीच उसे ऋषु मिल जाता है, जिसके बाद ये लोग गले मिलते हैं और अपनी नई जिंदगी के सफर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मोंटू अभिमन्यु से मुस्कुराते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था कि दिनेश पंडित का पुत्र इतना बेवकूफ निकलेगा। ये सुन अभिमन्यु को शौक लगता है और वो इंस्पेक्टर मोंटू की तरफ देखकर सोचता है कि इन्हें कैसे पता कि मैं दिनेश पंडित का पुत्र हूँ। इसके बाद कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।